गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है वाक्य विचार। आज हम वाक्य विचार के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने शब्द विचार भी पढ़ा था, वर्ण विचार भी पढ़ा था। तो उसी तरह से आज वाक्य विचार के बारे में जानेंगे। वर्ण विचार होते हैं, उसमें वर्णों का अध्ययन करते हैं हम। वर्ण क्या होते हैं, कितने वर्ण होते हैं, कौन कौन से वर्ण होते हैं, ये वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। उसी तरह से शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के सार्थक यानी कि कोई अर्थ निकले, अर्थपूर्ण वाक्य होता है, वो अर्थपूर्ण शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे हम आपस में जो बातचीत करते हैं ये वाक्यों में ही करते हैं। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह से बनते हैं जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। आता है, हम कह सकते हैं कि अर्थ प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। व्यवस्थित यानी क्रमबद्ध ढंग से जो रखे जाते हैं। एक उदाहरण है, आयुष ने यह पेन प्रणव के लिए दिया है। इसका अर्थ हम समझ गए कि आयुष ने पेन दिया है जो प्रणव के लिए दिया है। दूसरा है, यह प्रणव आयुष ने दिया है ने पेन के लिए। शब्द तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर शब्द तो इस सेंटेंस में सारे वही शब्द हैं जो इस सेंटेंस में है, लेकिन सारे शब्दों का यहाँ पर क्रम चेंज हो गया है। अब यह शब्द यहाँ भी है, आयुष शब्द यहाँ भी है, दिया है, ने पेन यानी कि शब्द सारे वही हैं सेम, लेकिन सीक्वेंस चेंज हो गए, इनका क्रम चेंज हो गया। तो इस तरह से ये एक सार्थक वाक्य नहीं हुआ, जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा नीचे वाले सेंटेंस में। दोनों शब्द समूह को पढ़ने पर हमें पता चल रहा है कि पहला वाक्य अर्थपूर्ण वाक्य है जबकि दूसरा निरर्थक वाक्य है। क्यों है ये ऐसा? क्योंकि शब्द समूह में क्या होना चाहिए, क्रम सही होना चाहिए। शब्द समूह में कोई निश्चित अर्थ भी निकलना चाहिए। अब यहाँ देखो, ऊपर वाले सेंटेंस का तो हम अर्थ अच्छे से समझ पा रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाला सेंटेंस है, वाक्य है, इसका कोई अर्थ हमारी समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अब आते हैं वाक्य के गुण कि वाक्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए जो एक प्रभावशाली वाक्य बने। तो वाक्य में प्रयोग किए गए शब्द अर्थवान होने चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द मिलकर अर्थ प्रदान करने की योग्यता रखते हो। जैसे अब एक वाक्य है यहाँ पर, हम इधर खाया। वाक्य में खाया जो शब्द है ये वांछित, जो अर्थ हम चाहते हैं इस सेंटेंस में, जो अर्थ आना चाहिए वो नहीं आके वांछित अर्थ प्रदान करने की इसमें क्षमता नहीं है, अतः यह वाक्य अशुद्ध वाक्य है। अब देखो यहाँ, हम इधर आया, हम यहाँ आए, ये सही हो जाता। हम इधर आए, ये भी सही हो जाता। ठीक है, लेकिन हम इधर आया ये सेंटेंस जो है सही नहीं है। अब एक देखो, शुद्ध सेंटेंस लिखने के लिए हम इंग्लिश में तो एक फॉर्मूला अपनाते हैं, SVO। क्या अपनाते हैं इंग्लिश में? तो एक संपूर्ण वाक्य पूरा करने के लिए SVO यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और क्रिया। और हिंदी में संपूर्ण सेंटेंस, एक कंप्लीट वाक्य लिखने के लिए कर्ता, कर्म और क्रिया, ये 3 बातें होनी जरूरी है एक कंप्लीट वाक्य में। अब यहाँ हम सब्जेक्ट, इधर कर्म, खाया क्रिया तो है, लेकिन ये खाया क्रिया के साथ इधर नहीं एडजस्ट हो पा रहा, यानी कि निरर्थक सेंटेंस है, ये सटीक अर्थ नहीं दे पा रहा। समझने में हमको इसमें प्रॉब्लम हो रही है।
वाक्य अपने आप में पूर्ण होने चाहिए। वाक्य कैसे होने चाहिए? अपने आप में पूर्ण होने चाहिए, अर्थात उसमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ को समझने में बाधा, दिक्कत न आए। वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द व्याकरण के नियमों के सही क्रम के अनुसार होना चाहिए। जैसे अब यहाँ एक सेंटेंस है, मैंने केवल एक केला खाया। मैंने केवल एक ही केला खाया है। अब दूसरा है, केवल मैंने एक केला खाया। अब सारे शब्द तो वही है, लेकिन शब्दों का क्रम चेंज करने से इस दोनों वाक्यों का अर्थ चेंज हो रहा है। यहाँ तो मैंने केवल एक केला खाया, मैंने केवल एक ही केला खाया। दूसरे में केवल मैंने ही एक केला खाया है, किसी और दूसरे ने नहीं। मैंने ही एक केला खाया है और किसी ने केला नहीं खाया। यहाँ इसका अर्थ ये हो रहा है। ठीक है, तो जो एक वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि का क्या होना चाहिए? उपयुक्त मेल होना जरूरी है। वाक्य के अंग पढ़ते हैं हम। वाक्य के प्रमुख रूप से कितने अंग होते हैं? वाक्य के मुख्य रूप से 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है कि प्रत्येक वाक्य में किसी न किसी विषय के बारे में, वस्तु या विषय के बारे में कुछ न कुछ कहा जाए, यानी किसी के बारे में कुछ कहा जाए, वहाँ वो उद्देश्य होता है। यानी जिसके बारे में जो कुछ भी कहा जाए और जिसके बारे में जो कहा जा रहा है वो विधेय होता है। जैसे यहाँ वाक्य देखो, रजत खाना खा रहा है, नेहा गाना गा रही है। पहले सेंटेंस में देखो, रजत, खाने का काम कौन कर रहा है? रजत। हमारी परिभाषा क्या कह रही है कि जिसके बारे में कहा जाए कि वो क्या कर रहा है, तो यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? रजत के बारे में हो रही कि रजत खाना खा रहा है। इसलिए रजत क्या हो गया? रजत हो गया उद्देश्य। यहाँ नेहा गाना गा रही है, गाने का काम कौन कर रही है? नेहा, इसलिए नेहा हो गया उद्देश्य। अब उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए कि वो क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, वो होता है विधेय। क्या होता है वो? विधेय। अब देखो, रजत क्या कर रहा है? रजत खाना खा रहा है, इसलिए खाना खा रहा है, ये कंप्लीट सेंटेंस विधेय हो गया। गाना गा रही है, नेहा क्या कर रही है? गाना गा रही है, इसलिए ये विधेय हो गया। ठीक है, रजत खाना खा रहा है, रजत उद्देश्य हो गया वाक्य में, खाना खा रहा है विधेय हो गया, नेहा उद्देश्य, गाना गा रही है विधेय हो गया। ठीक है, अब आते हैं हमारे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद 2 प्रकार से होते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? 8 प्रकार के। पहला है विधानार्थक वाक्य, सेकंड है हमारा निषेधार्थक, इच्छार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक, विस्मयादि बोधक वाक्य। पहला है विधानार्थक, यानी कि विधान का अर्थ होता है सीधा सीधा, सरल, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य रूप से बोध होता है, यानी कोई जोड़ तोड़ कुछ नहीं होता, बिल्कुल सीधे ढंग में सरल तरीके से जो बात कही जाती है वो होती है विधानार्थक वाक्य। जैसे घोड़ा दौड़ता है, किसान हल चलाता है। ठीक है, सेकंड है हमारा निषेधार्थक। निषेधार्थक वाक्य जो है वो नकारात्मक वाक्य होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस होते हैं ये, यानी कि ना करने की भावना होती है। जिस काम को करने के लिए, जिस क्रिया को करने के लिए मना कर दिया जाए, वहाँ वो सेंटेंस कैसे होते हैं? नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे
श्रेया अंशु को नहीं जानती है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। तो ये नहीं जो शब्द है ये निषेधार्थक का बोध करा, निषेध का अर्थ दे रहे हैं यहाँ पर। मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, तो नहीं शब्द जहाँ आ गया वो निषेधार्थक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा इच्छार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता, यानी वक्ता कौन होता है, बोलने वाला, वक्ता की इच्छा, आशा, आशीर्वाद या शुभ कामना व्यक्त होती है, वे इच्छार्थक वाक्य कहे जाते हैं। जैसे मेरी इच्छा है रमेश पढ़े, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, विश कर की जा रही, यहाँ पर इच्छा जाहिर की जा रही कि ऐसा हो। अब हम लोग, आप लोग भी सोचते हैं कि भगवान करे हमारी छुट्टियाँ जल्दी ख़त्म हो जाएं, काश हमारे विद्यालय खुल जाएं, यानी कि हम इच्छा जाहिर कर रहे हैं। तो ये होते हैं इच्छार्थक वाक्य। इन वाक्यों में मानवीय मन की इच्छाएं प्रदर्शित हो रही है, तो ये इच्छार्थक वाक्य हैं। अगला है प्रश्नार्थक वाक्य। जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पुट आउट करने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं हम, वो वाक्य कैसे होते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नार्थक वाक्य जैसे क्या महेश पढ़ रहा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, बाहर कौन आया है, तुम्हें क्या चाहिए, यानी कि क्वेश्चन मार्क होते हैं, प्रश्न पूछने वाले कहते हैं, वो कैसे सेंटेंस होते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य। आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों के द्वारा आशा, अनुमति, विनय, प्रार्थना या निर्देश का भाव प्रकट होता है, उन्हें आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि पिताजी कहते तो सुरेश पढ़ता, है ना, यहाँ आशा की जा रही है कि यदि पिताजी कहते तो सुरेश पढ़ता। जाओ, जाकर सो जाओ, निर्देश दिया जा रहा है ना। तो इस तरह के वाक्य आज्ञार्थक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला है हमारा संकेतार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। यदि वर्षा होगी तो अच्छी होगी, यदि दवा लोगे तो जल्दी अच्छे हो जाओगे, यदि पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। एक तरह से जो हम हेतुमद सेंटेंस पढ़ते हैं ना, उसी का एक रूप है यह संकेतार्थक वाक्य, संकेत दिए जाते हैं। अगला है हमारा संदेहार्थक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह या संभावना की झलक देखने को मिलती है, वे संदेहार्थक वाक्य कहलाते हैं। यानी संदेह होता है, संदेह डाउट होता है, शायद अमन पढ़ रहा है, वह खाना खा चुका होगा। तो यहाँ संदेह है, कंफर्म नहीं है हमें, केवल हमें डाउट है, हम शंका से कह रहे हैं कि ऐसा हो रहा होगा, तो वहाँ संदेहार्थक वाक्य होते हैं। अगला है हमारा विस्मयादि बोधक सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों के द्वारा मनुष्य के शोक, घृणा आदि के तीव्र मनोभाव प्रकट हो, वे वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, अरे सुरेश पढ़ रहा है। तो ये वाक्य जो है मन के भावों की अभिव्यक्ति कर रहे हैं, अतः ये विस्मयादि बोधक वाक्य हैं। इस तरह से रचना के अर्थ के आधार पर हमारे वाक्य 8 प्रकार के हो गए। अब अगला है हमारा रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, साधारण या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। बहुत सिंपल है बेटा ये। रचना या बनावट के आधार पर साधारण या सरल एक तरह से विधानवाचक वाक्य होते थे। जैसे नेहा चित्र बनाएगी, आयुष पढ़ रहा है, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। कई बार कर्ता 2 हो जाते हैं लेकिन क्रिया एक ही होती है, वो वाक्य
क्या होते हैं, साधारण या सरल वाक्य होते हैं। जैसे नेहा और राधा चित्र बनाएगी तो भी ये साधारण या सरल वाक्य ही हो गया। आयुष पढ़ रहा है, पढ़ने का काम कर रहा है, ठीक है, एक ही क्रिया है, आयुष उद्देश्य हो गया, ये भी साधारण वाक्य के अंतर्गत आ रहा है। दूसरा है हमारा संयुक्त। जो ये साधारण या सरल वाक्य हैं बेटा, ये जो हैं कि ये वाक्य छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। जैसे अब यहाँ वाक्य लिखा है मैंने एक, कमल का भाई खा रहा है। अब इसी वाक्य को हमने लिखा कमल का भाई धीरे धीरे खा रहा है, तो भी सिंपल ही है। और यहाँ लिखा मैंने कमल का भाई अमन अपने मित्रों के साथ होटल में बैठकर धीरे धीरे खा रहा है। इनकी अगर क्रिया देखो, एक ही क्रिया आ रही है यहाँ पर, इसलिए साधारण वाक्य सिंपल वाक्य ही होंगे। जैसे रमेश साइकिल पर जा रहा है, रमेश साइकिल पर टेढ़े मेढ़े रास्ते से जा रहा है, रमेश साइकिल पर टेढ़े मेढ़े रास्ते से होता हुआ धीरे धीरे साइकिल चलाता हुआ जा रहा है, तो भी ये सिंपल वाक्य ही हो जाएगा। दूसरा है संयुक्त वाक्य। जहाँ संयुक्त का अर्थ समझ लेते हैं पहले हम। संयुक्त का अर्थ होता है जोड़ा, जोड़, यानी कि जहाँ दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक जैसे और, तथा, परंतु, किंतु, लेकिन, अथवा आदि, ये सारे शब्द क्या है, समानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द हैं, से जुड़े हो वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे रमेश पढ़ रहा है, एक वाक्य पूरा हो गया, और उसका भाई सो रहा है, दो क्रियाएं हो रही है, रमेश का पढ़ने का काम, उसका भाई के सोने का काम, और योजक से जुड़े हुए हैं, ये योजक हो गया। माँ खाना बना रही है, कंप्लीट वाक्य। बच्चे खाना खा रहे हैं, कंप्लीट वाक्य, दोनों और से जुड़े हुए हैं। अंशु अमेरिका गई है, कंप्लीट, परंतु जल्द ही घर लौट आएगी, जल्द ही घर लौट आएगी, दूसरा सेंटेंस। और ये परंतु योजक से जुड़े हुए हैं, इसलिए संयुक्त वाक्य हो गए। अगला है हमारा मिश्र। अगला वाक्य क्या है हमारा, मिश्र वाक्य। मिश्र का अर्थ होता है मिला हुआ। मिश्र का अर्थ क्या होता है, मिला जुला, मिला हुआ, यानी कि ऐसा प्रधान वाक्य जिसमें एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़ दिए गए हों, वो मिश्र वाक्य कहलाता है। एक और भी पहचान है मिश्र वाक्य की, कि पहला जो वाक्य है वो दूसरे वाक्य पर डिपेंड होता है। पहले का अर्थ तभी स्पष्ट होता है जब दूसरा वाक्य आता है। अगर हम केवल दूसरा वाक्य लिख देते हैं और पहला नहीं लिखते हैं तो दूसरे वाक्य का अर्थ समझ में नहीं होता, अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। यानी कि एक वाक्य दूसरे पे डिपेंड होता है, ठीक है। जैसे मदर ने कहा कि वह कल नहीं आएगा, माता ने कहा कि, अब हमने ये लिखा माता ने कहा कि, एक वाक्य, वह कल नहीं आएगा दूसरा वाक्य हो गया। लेकिन अगर हम वह कल नहीं आएगा लिख देते, नहीं, वह कल नहीं आएगा नहीं लिखेंगे और मदर ने कहा कि इतना ही लिख देंगे तो ये अधूरा वाक्य लगेगा, इसका पूरा अर्थ हमारी समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मिश्र वाक्य है। जिसे जीवन में सफलता चाहिए उसे परिश्रम करना होगा। अब हमने लिखा जिसे जीवन में सफलता चाहिए, तो ये अधूरा वाक्य लग रहा है जब तक इसके पीछे वाला सेंटेंस हम पूरा नहीं लिख देते, यानी कि आश्रित वाक्य। तुम भी इधर चले जाओ जिधर तुम्हारा भाई गया है। इन वाक्य में जो रंगीन अंश है, यानी कि जो इधर वाला हिस्सा है, ये तो प्रधान वाक्य हैं और अन्य जो हैं वो आश्रित वाक्य हैं। ये तीनों ही मिश्रित उपवाक्य हैं। जब किसी विषय पर पूर्ण विचार व्यक्त करना होता है तो सरल वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना पड़ता है। ऐसे वाक्य मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, बाकी का हम कल जानेंगे, ठीक है।